हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की कंप्लीट जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ने नहीं वाले बल्कि हर लाइन के पीछे का कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हर जगह आपको इसका फ़ायदा मिले। तो अगर आप भी अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। क्लास 6 की ज्योग्राफी में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स को कवर करके उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, जहां से आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थात हम जानेंगे कि पृथ्वी जो है इस विशाल सौरमंडल में कहाँ और कैसे स्थित है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमसे कहता है कि जब हम सनसेट के बाद आसमान में देखते हैं तो कितना वंडरफुल लगता है। आप देखेंगे कि सनसेट के बाद आपको आसमान के अंदर एक या दो डॉट्स दिखेंगे, बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनके नंबर्स इंक्रीज करते जाते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आप इन ऑब्जेक्ट को गिन ही नहीं सकते, इतने सारे हो जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं आसमान में, कुछ डिम चमकते हैं और आसमान ऐसे लगने लगता है जैसे कि डायमंड्स जड़े हों आसमान के अंदर। और हमको ये सारे ऑब्जेक्ट्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बट जब हम इसको केयरफुली देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्विंकल नहीं करते, वो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट किसी फ्लिकर के। जैसे एग्जांपल के लिए मून। आगे हमसे कहता है मून के बारे में कि मून जो है हम उसको मोस्ट ऑफ द डेज देखते हैं, लेकिन मून जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं दिखता हमको। कभी मून जल्दी निकल जाता है, कभी लेट निकलता है, कभी हमको आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है ना। तो मोस्ट ऑफ द डेज हम मून को देखते हैं, बट ये अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजीशन में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप कंप्लीट मून, पूरा मून महीने में केवल एक बार देख सकते हैं, जिसको फुल मून या फिर पूर्णिमा कहा जाता है। अ फोर्टनाइट लेटर यानी कि लगभग 2 वीक्स के बाद आप इसको देख नहीं सकते, यानी कि आसमान से चांद पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और अब आपको एकदम क्लियर स्काई देखने को मिलेगा। उस रात को बोलते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या, जब चांद कंप्लीटली पूरी तरीके से गायब हो जाता है। आगे हमारे पास एक सवाल उठता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिख रहे हैं आसमान के अंदर चमकते हुए, चाहे वो तारे हो चाहे चांद हो, ये ऑब्जेक्ट्स हमको दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि दिन के समय जो सन होता है ना, उसकी जो वेरी ब्राइट लाइट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होने की वजह से सन की, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमको दिन के समय नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें गायब हो जाती हैं दिन के टाइम पे। दिन के समय भी स्टार्स और मून ये सारे अपनी पोजीशन पे रहते हैं, बट हमको इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है। आगे हमसे कहता है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो सन है, मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं शाइनिंग करते हुए, उनको कलेक्टिवली सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं और गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। उनके अंदर खुद की हीट, खुद की लाइट होती है, जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार बोला जाता है। तो स्टार को सिंपल भाषा में समझे तो स्टार्स क्या है, जो कि साइज में बहुत बड़े हैं, गर्म हैं, इनकी खुद की लाइट और हीट है। इससे अगर हम कंपेयर करें प्लैनेट से, तो प्लैनेट्स में क्या होता है कि प्लैनेट्स के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट पड़ती है। स्टार्स की लाइट जब उन पे पड़ती है तो हमको दिखाई देते हैं। मून के ऊपर भी सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है तो हमको दिखाई देता है, यानी कि उनकी खुद की लाइट नहीं है। बट स्टार्स के अंदर क्या होता है कि इनके पास खुद की हीट, खुद की लाइट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। यानी कि आसमान में जो हमको काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं रात के समय, वो बिल्कुल सन के सिमिलर हैं, बट हमको उनकी हीट क्यों नहीं महसूस होती कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। इनफैक्ट सन जो है ना, वो भी हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है और उसकी डिस्टेंस भी लगभग 150 किलोमीटर है, इसलिए हमको उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट महसूस नहीं होती। और जितने भी स्टार्स हैं वो और ज़्यादा दूरी पे हैं, इसलिए हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बट उनके अंदर भी हीट होती है इतनी ज़्यादा। आगे
आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें बोला गया है कि आप एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लिए, उसमें छेद करिए नील से खूब सारे, फिर उसको टॉर्च के आगे मुंह पे लगा दीजिए और फिर दीवार पे उसका लाइट मारेंगे तो आपको स्टार्स की तरह दिखाई देगा। बस ये ध्यान रखना कि अपने कमरे में पूरा अंधेरा कर देना जब इस एक्सपेरिमेंट को करना। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो जैसे कि हम आसमान में एरोप्लेन्स को देखते हैं तो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, सेम उसी तरीके से जो स्टार्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू द सन होते हैं, और बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम बढ़ते हैं तो हमको तारों के बारे में बताता है, स्टार्स के बारे में, कि जब हम आसमान को केयरफुली देखते हैं तो स्टार्स एक पैटर्न बनाते हुए दिखेंगे हमको। उस पैटर्न को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इसका एक एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, जिसको बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इजीली एक पैटर्न तारों का जो हम आसमान में इजीली देख सकते हैं उसका नाम है सप्तऋषि, जो कि उर्सा मेजर या फिर बिग बियर का ही पार्ट है ये सप्तऋषि। ठीक है, ये जो सप्तऋषि है ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है जिसको हम इजीली आसमान में देख सकते हैं। और एंशियंट टाइम में पीपल जो थे वो इस सप्तऋषि के साथ 7 स्टार्स का यूज करके पोल स्टार को आइडेंटिफाई कर देते थे। और पोल स्टार क्या होता है? जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। मतलब एंशियंट टाइम में दिन के समय तो आप सन को देख के दिशा का पता लगा लेंगे कि हाँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बट रात के टाइम कैसे पता लगेगा? तो रात के टाइम पे लोग पोल स्टार को देखकर दिशा का अनुमान लगाया करते थे। और पोल स्टार को इंडिकेट करने के लिए वो यूज करा करते थे सप्तऋषि का, है ना। जैसे आपको फिगर 1.1 के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो 7 स्टार्स हैं सप्तऋषि के, इनके लास्ट के 2 स्टार्स को मैच करो और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन सीधे खींचो तो आपको जो स्टार मिलेगा वो स्टार कुछ नहीं, क्या होगा? एक पोल स्टार होगा जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होती हैं जिनकी खुद की हीट या लाइट नहीं होती, और ऐसे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि जिसकी खुद की हीट और लाइट होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको स्टार बोला जाता है। बट जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती उनको प्लैनेट बोला जाता है। प्लैनेट जो है ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं प्लैनेटाई, और इसका मीनिंग होता है वंडरर्स, यानी कि जो आसमान, मतलब जो घूमते रहते हैं। और प्लैनेट्स भी क्या कर रहे हैं? स्पेस में घूम ही तो रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। जो अर्थ जिस पे हम रहते हैं उस पर सारी हीट और लाइट कहाँ से आती है? सन। यानी कि अल्टीमेट एनर्जी का जो सोर्स है, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे कोई और भी प्लेनेट हो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है जिसके अराउंड ये सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। आगे हमसे कहता है कि इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। यानी कि अगर हम अर्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, मान लो हम मून पे चले गए, मून के ऊपर से हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी हमको शाइनिंग करता हुआ दिखेगा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसका नाम है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस फैमिली का हेड सन होता है। तो जो सन होता है, सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, और उन प्लैनेट्स के खुद के सैटेलाइट्स उनके चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट मून है, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉइड एंड मीटियोरॉइड्स, ये सब मिला के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड्स के नाम से जाना जाता है, ये सब कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स को अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि ये रॉक के पार्टिकल्स हैं जो स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, जिस तरीके से प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। आगे फर्दर हम इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको एक ही इमेज दी हुई है। ये इमेज आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो सन है वो सोलर सिस्टम का हेड है, ठीक है। सेंटर में है सन, और सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें
पहले नंबर पे आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के, इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। पहले नंबर पे आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इसका सीक्वेंस हमको बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से, कि सन के सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी। सेकंड प्लेस पे कौन आता है, वीनस। थर्ड प्लेस पे कौन आता है, अर्थ। फोर्थ प्लेस पे मार्स। इस तरीके से हमको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 4 बाहर वाले हैं इसको आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो शुरू के 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स हैं, ये हमको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और ये जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं, ये हमको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। ओके, ये चारों प्लैनेट सॉलिड, ये चारों प्लैनेट्स गैस। और मार्स और जुपिटर के बीच में हमको एस्टेरॉइड की बेल्ट देखने को मिलती है। अभी हमने पीछे थोड़ा सा समझा था कि एस्टेरॉइड क्या है, रॉक के पार्टिकल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस में। तो इसको याद रखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड की बेल्ट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि मरकरी जो है वो अपना एक स्पिन कंप्लीट करती है 88 डेज में, और अपने एक्सिस को कंप्लीट करती है 59 डेज में। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जो अर्थ है, अर्थ जो है वो अपना एक स्पिन 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। अर्थ को पहले समझिए कि अपने एक्सिस पे एक दिन का समय लेती है, और पूरे ऑर्बिट में घूमने के 365 दिन लेती है। तो अपने एक्सिस पे घूमने से दिन या रात होता है, जो हमारा एक दिन में हो जाता है। और सन के अराउंड घूमने से क्या होता है, सीज़न चेंज होते हैं, जो पूरा सीज़न दोबारा से रिपीट होने में 365 दिन का समय लगता है। सेम मरकरी जो है वो अपने एक्सिस पे 59 डेज़ में, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, एक स्पिन को कंप्लीट करती है। यानी कि एक बार दिन होगा, दोबारा रात, फिर दोबारा दिन होने में उसको लगभग 59 डेज़ लग जाएंगे। और अपने ऑर्बिट पे घूमने में उसको 88 डेज़ लगते हैं। इसी तरीके से वीनस को पूरा सन का एक चक्कर लगाने में 255 डेज़ लगते हैं, और अपने एक्सिस पे घूमने में 243 दिन, यानी कि दिन और रात के बीच का समय लगभग 243 दिन लंबा हो जाता है इसमें। ऐसे ही आपको सारे प्लैनेट्स के पढ़ने हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सन। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है, जैसे हमने अभी पहले ही डिस्कशन करा। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना है। ये एक पुलिंग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं बाइंड हो रखे हैं सोलर सिस्टम के अंदर। वो कहीं इधर उधर नहीं भाग रहे स्पेस में, एक एलिप्टिकल रूट में ही ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हीट और लाइट का, चाहे वो अर्थ हो चाहे अदर प्लैनेट्स हो, उन सब के लिए। इसकी ट्रेमेंडस हीट हमको फील नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। हालांकि हमारे प्लैनेट्स के सबसे नज़दीक स्टार सन ही है, बट सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसलिए हमको सन की एक्सट्रीम हीट महसूस नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमें प्लैनेट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो टोटल प्लैनेट्स, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। डिस्टेंस के ऑर्डर में देखा जाए तो पहले नंबर पे मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और अभी हमने पढ़ा जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों आउटर प्लैनेट्स हैं और ये चारों इनर प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। जितने ही प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स पाथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये पाथ कैसा है, इलोंगेटेड पाथ है। याद रखना, सर्कुलर पाथ नहीं है, इलोंगेटेड पाथ है। और उस रास्ते को, उस पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। मरकरी जो है वो सबसे पास है सन के, और लगभग 88 डेज में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, ये अभी हमने पीछे देखा। वीनस जो है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग अर्थ के जैसा ही है।
2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, बट एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसाइड करा गया कि प्लूटो और जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स जिसको हमने नया नया डिस्कवर करा है उन सबको हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डालेंगे। तो जब से 2006 के बाद से प्लूटो जो है वो प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अब यहाँ बॉक्स में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि सोल जो वर्ड है वो रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को कहा जाता है। तो सोलर का मतलब ही हो गया सन से, तो फैमिली ऑफ द सन, इसीलिए उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड ओरिजिन कहता है कि इंग्लिश में हमने बहुत सारे वर्ड या किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे शब्द देखे होंगे जिनका ओरिजिन किसी और भाषा से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये ग्रीक शब्द के दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसको जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। सेम ऐसी जी ग्रीक वर्ड का यूज करके कई सारे वर्ड बने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखोगे जियो में लॉजी जोड़ देंगे तो स्टडी ऑफ द अर्थ बन जाता है जियोलॉजी। जियो में मेट्री जोड़ देंगे तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड जो होता है वो अर्थ की शेप को रिजेंबल करता है, अर्थ की जो शेप होती है वो जियोइड शेप होती है। नेक्स्ट है डू यू नो कहता है कि ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा से उनको मतलब शौक रहा है कि हमको एक्सप्लोर करना है स्काई के अंदर रहता क्या है। तो शुरू से ही लोग क्या करते जा रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो लोग ये चीज़ें करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी और उनके मूवमेंट की स्टडी, उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर एक बहुत फेमस है जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने कई साल पहले एंशियंट टाइम में ही कह दिया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं और जो मून है ये शाइन किस लिए हो रहा है, क्योंकि इस पे सन की रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रही है, इसलिए ये शाइन करते हुए दिखते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है आज के समय में भी, कि जो प्लैनेट्स और मून जो है ये हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सनलाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो ये हमको विजिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे प्यारा अर्थ के बारे में है। तो अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सीक्वेंस में हमने देखा था कि अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, बट अगर साइज के हिसाब से बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ नंबर पे आता है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल से, यानी कि ऊपर और नीचे जो पोल्स हैं इसके वहाँ से थोड़ा पिचका हुआ शेप लगता है इसका, और उस शेप को क्या बोला जाता है? जियोइड शेप, यानी कि अर्थ लाइक शेप। जियोइड शेप को आप कंपेयर कर सकते हैं ऑरेंज से। आपने कभी ऑरेंज देखा होगा ना, तो ऑरेंज के ऊपर और नीचे का हिस्सा थोड़ा चपटा हुआ होता है और बीच में बल्ज सा निकला हुआ होता है। तो सेम अर्थ की शेप को भी उसी से कंपेयर आप कर सकते हो। तो हम अर्थ को राउंड शेप में नहीं बोल सकते, अर्थ की शेप कैसी होती है? जियोइड शेप होती है, इसको याद रखना। अर्थ के पास सारी वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि किसी इंसान या किसी भी प्राणी को, किसी पेड़ पौधे को, सबको जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। अर्थ जो है बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है। यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, और एयर के अंदर वो सारी गैसेस हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। और इन्हीं सब रीजन्स की वजह से अर्थ जो है ना वो एक यूनिक प्लेनेट बन जाता है सारे प्लैनेट्स के अलावा। टोटल 8 प्लैनेट्स में केवल अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आउटर स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देता है। और ब्लू किस लिए दिखाई देता है कि लगभग 2/3 सरफेस जो है ना इस पे वाटर से कवर्ड है, इसलिए जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो मून के बारे में कह रहा है। मून जो है वो अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, ठीक है। इसका डायमीटर लगभग 1/4 है अर्थ का, यानी कि अर्थ जितनी बड़ी है उसका जितना डायमीटर है उसका लगभग 1/4 डायमीटर इसका है। अर्थ से मून की डिस्टेंस लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अब कंपेयर करिए कि मून और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी थी। अभी पीछे हमने देखा सन की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर थी, और इसकी अर्थ से डिस्टेंस सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है, इसलिए मून हमको बड़ा दिखाई देता है।
मून जो है वो अर्थ का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का लगाता है टाइम, और इतना ही टाइम वो अपने एक्सिस पे घूमने का समय लेता है। इसीलिए जो मून है उसका हमेशा हमको एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो स्पिन का टाइम है और जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने का टाइम है वो सेम है। ठीक है। मून पे जो है वो फेवरेबल कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो सके। मून पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, और इन माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस की वजह से मून पे हमको स्कार्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स वगैरह जो है ना ये शेडो कास्ट करते हैं मून के ऊपर, और उस परछाई की वजह से हमको ऐसा लगता है कि चांद में दाग है, आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेडो कास्ट करते हैं मून के सरफेस पे। जब कभी फुल मून की कंडीशन होगी तो आप शेडो को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार्स के बारे में हमने समझ लिया कि स्टार्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है। प्लैनेट समझ लिया, प्लैनेट जो है इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, सूरज का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जिनको एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉइड जो हैं वो रॉक के पार्टिकल्स हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है पुराने समय में साइंटिस्ट के द्वारा कि एस्टेरॉइड जो है ना वो प्लैनेट का ही पार्ट है, जो कई साल पहले एक्सप्लोड हो चुके थे स्पेस के अंदर। उसी के पार्टिकल्स क्या हैं, सूर्य का अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। और अभी हमने पीछे डिस्कशन करा कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड की बेल्ट पाई जाती है, वहाँ पे मिलते हैं हमको। एस्टेरॉइड का साइज कई किलोमीटर्स तक बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट समझते हैं मीटियोरॉइड्स। ये भी स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। अब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ये दोनों रॉक के पार्टिकल्स हैं जो कि स्पेस में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, एस्टेरॉइड्स साइज में मीटियोरॉइड्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। मीटियोरॉइड्स का साइज कुछ मीटर तक हो सकता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स कई किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स दोनों सन का चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉइड्स जो हैं वो कई साल पहले कुछ प्लैनेट्स का एक्सप्लोजर हुआ था, उसी के पार्टिकल्स हैं, यानी कि प्लैनेट्स के ही टूटे हुए पार्टिकल्स को एस्टेरॉइड्स बोला जाता है जो स्पेस में घूम रहे हैं। बट जो मीटियोरॉइड्स हैं ये एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टूटे हुए पार्टिकल्स हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, यानी कि मीटियोर्स जो हैं वो एस्टेरॉइड से ही मिलके बने मीटियोरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है उनका निर्माण किससे हुआ है, प्लैनेट्स के टूटने से। ठीक है। मीटियोरॉइड्स साइज में छोटे होते हैं, एस्टेरॉइड साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो मीटियोरॉइड्स हैं ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और एकदम अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर लेती है, और वो अर्थ की सरफेस की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं, मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते ही उसकी सतह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में फ्रिक्शन की वजह से एयर के साथ ये गर्म हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं, और हमको एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, जिसको हम बचपन में कहते थे ना कि तारा टूटा विश मांगो। तो जो तारा टूटता है वो कुछ और नहीं होता, ये मीटियोर क्या कर रहा है, ये मान लो ये अर्थ है, ये मीटियोर क्या करा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। अब एंटर करा तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो नीचे सरफेस पे पहुंचने से पहले ही जल जाता है, तो वहाँ पे हमको फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि अर्थ की सरफेस में एंटर कर गया, बट रास्ते में पूरी तरीके से जलने की बजाय ये सीधे ज़मीन पे आके गिर गया अर्थ की, और गिर के उसने एक होलो क्रिएट कर दिया, गड्ढा गड्ढा कर दिया। अब यहाँ पे 3 कंसेप्ट हमको समझने हैं। सबसे पहला, मीटियोरॉइड्स किसको बोलते हैं। सेकंड होता है मीटियोर, इसको ध्यान से समझना ज़रा। एक होता है मीटियोराइट, मीटियोराइट। जब ये रॉक के पार्टिकल्स स्पेस में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं तो इस केस में इनको मीटियोरॉइड्स बोला जाएगा। जब ये अर्थ की सरफेस में आ जाते हैं और अर्थ की सरफेस में एंटर करने के बाद, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद, जो अर्थ की सरफेस है
उसके बीच तक का ट्रैवल जो कर रहे हैं, जिस टाइम एक फ्लैश ऑफ लाइट हमको दिखती है, उस प्रोसेस के दौरान इसको मीटियोर बोलते हैं, या इसको टूटते तारे से कंपेयर कर सकते हैं। और जब ये कम्प्लीटली बर्न ना होके अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाता है तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर है। जब स्पेस में घूम रहा है तो मीटियोराइट, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है और अर्थ के सरफेस की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो उस ड्यूरेशन के उसको मीटियोर बोलेंगे। और जब वो धरती पे आके गिर चुका है, जब उसकी सरफेस पे गिर गया तो उसको मीटियोराइट बोला जाएगा। आगे हमसे कहता है कि जब कभी क्लियर स्टेरी नाइट होती है तो क्या आपने एक ग्लोइंग पाथ को देखा है आसमान के अंदर? एकदम ऐसे लगता है एक वाइट पट्टी जा रही है, एक रास्ता है जो कि ग्लो कर रहा है। वो रास्ता कुछ नहीं, एक क्लस्टर होता है मिलियन ऑफ स्टार्स का, और उस बैंड को बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमें रात के टाइम वाइट कलर की एक पट्टी सी दिखाई देती है, ये कुछ नहीं, एक समूह है किसका, मिलियंस ऑफ स्टार्स का। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का ही पार्ट है। ऐसा माना जाता है एंशियंट समय में कि आसमान के अंदर एक रिवर बह रही है लाइट की, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया है। तो गैलेक्सी को अगर हम अच्छे से समझें तो गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। कई सारे स्टार्स को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो उसको गैलेक्सी बोला जाएगा, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और ऐसी यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स जो है उसका साइज कितना है, बट साइंटिस्ट आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम फाइंड आउट कर सकें कि यूनिवर्स में नई नई चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, बट हाँ इतना हमको पता है कि हम इस यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो आगे हम इस कंसेप्ट को ईजिली इस इमेज की मदद से समझ सकते हैं कि ये हम हैं, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। और जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसका मेन हेड सन होता है। और कई सारे सोलर सिस्टम को मिला के बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि गैलेक्सी जो होती है वो ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होता है। तो उन गैलेक्सीज़ में हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। इसको दूसरे शब्दों में समझे तो सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, जिसका हेड कौन है, सन है। और उस सोलर सिस्टम में हमारी तीसरे नंबर पे सन से क्या आती है, अर्थ आती है, और उस अर्थ पे हम लोग रहते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। पीछे कुछ पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और सन से अर्थ तक लाइट को ट्रैवल करने में लगभग 8 मिनट्स का ही टाइम लगता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने चांद की सरफेस पे कदम रखा है, और वो डेट थी 20 जुलाई 1969। अगला कहता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो प्लैनेट का चक्कर लगाती है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सन का चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, सेम उसी तरीके से जो सैटेलाइट हैं वो प्लैनेट्स का चक्कर लगा रहे हैं। आगे कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं जो हमने अपने लिए बना रखे हैं कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उनका नाम है इनसाट, IRS, एजुसाट, इनका नाम आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर की थ्योरी लगभग हमने कंप्लीट कर ली है पूरी 1 बाय 1। लास्ट में इसके MCQ भी देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमको रिकॉल हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्लैनेट जिसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, तो वीनस को कहा जाता है क्योंकि अर्थ के समान ही इसका शेप और साइज है लगभग। नेक्स्ट पूछ रहा है थर्ड प्लैनेट कौन सा है सन से नज़दीक, तो अर्थ है। सारे प्लैनेट जो हैं वो सन से अराउंड जो घूम रहे हैं वो किस पाथ में घूम रहे हैं, तो इसका आंसर होगा इलोंगेटेड पाथ। सर्कुलर पाथ नहीं होगा, रेक्टेंगुलर पाथ नहीं होगा। पोल स्टार जो है वो हमेशा कौन सी दिशा दिखाता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमको हमेशा दिखाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो एस्टेरॉइड की बेल्ट है वो कहाँ पाई जाती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।
ऐसे ही पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।